Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are going to start a new chapter today. The name of the chapter is Blackie the Clever Crow. We recently completed a chapter number, we recently completed the poem 20 Froggies. और आज जो है वो नया चैप्टर की बारी है. आप अपनी बुक में पेज नंबर जो है 75 वो ओपन कर लीजिए. इट्स नॉट पेज इट्स चैप्टर नंबर 8 इन फैक्ट, नॉट 7, इट इज़ 8. चैप्टर नंबर 8, ब्लैकी द क्लेवर क्रो. ये चैप्टर जो है अब एक क्रो से रिलेटेड, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा. इस चैप्टर में हम डिस्कवर करेंगे कि इस जो क्रो है इसको क्लेवर क्रो क्यों कहा जा रहा है. ठीक है, पर सबसे पहले ये सोचते हैं ब्लैकी नाम, ब्लैकी क्यों, क्रो का नाम ब्लैकी क्यों होता है, क्यों रखा गया है. बहुत ऑब्वियस है ना, क्योंकि ब्लैक क्रो जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं. पर ज़रूरी है कि हम किसी बर्ड का या किसी एनिमल का नाम उसके कलर के अकॉर्डिंग ही रखें. तब तो पैरट को मैं ग्रीनी बुला दूँ, है ना, और अगर बफलो है तो उसको भी ब्लैक ही बुलाएं क्योंकि वो ब्लैक कलर का होता है. और अगर काव है तो उसको ब्राउन ही बुलाएं क्योंकि ब्राउन कलर की होती है, या वाइट ही है तो वाइट ही बुलाएं. ऐसा ज़रूरी नहीं है ना. लेकिन कुछ कुछ बर्ड्स के साथ ना हम लोग उसके कलर या उसका जो नाम होता है, कॉमन नेम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम रख देते हैं. गिलहरी है तो गिल्लू बोलने लगते हैं. हाँ, तो वो कुछ कॉमन नेम हो गए हैं जो हम पेट्स के लिए यूज़ करते हैं. अगर डॉग है कोई तो उसको हम टॉमी बुलाने लगते हैं. यहाँ पर क्रो है, क्रो ब्लैक कलर का होता है इसलिए उसका नाम हो गया ब्लैकी. ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अगर क्रो को अगर पेट बनाएगा तो उसका नाम वो ब्लैकी ही रखे. अपनी मर्ज़ी, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, है ना. पर इस चैप्टर में क्रो का नाम ब्लैकी है और वो क्लेवर क्रो है. वैसे भी हमने चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 में पढ़ा था बर्ड वॉचिंग वाला चैप्टर में कि जो क्रो होता है ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड की कैटेगरी में आता है ना. कॉमन क्रो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के जो इंटेलिजेंट बर्ड्स होते हैं उनमें से एक बर्ड जो है वो क्रो भी है. तो वो तो है ही इंटेलिजेंट, इसलिए क्लेवर भी है. इस चैप्टर को हम रीड करना शुरू करते हैं. मैं इसकी कुछ लाइन्स लिखना शुरू करती हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ, ताकि पढ़ते हुए और मैं आपको बताते जाऊँगी कि कैसे पढ़ना है. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश. इन अ far away land, deep in a desert, lived a farmer named Kishan Lal. The farmer was a kind-hearted person who always helped the नीडी. ओके, ये पहले पढ़ लेते हैं और इसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ. इन अ फार अवे लैंड, इन अ फार अवे, इसको क्या पढ़ना है, फार अवे. क्या पढ़ेंगे, फार अवे. इन अ फार अवे लैंड, डीप इन अ डेजर्ट, डिजर्ट नहीं बोलना है, डेजर्ट. डीप इन अ डेजर्ट लिव्ड अ फार्मर, नॉट फार्मर. क्या बोलना है, फार्मर. Farmer named Kishan Lal. The farmer was a kind-hearted person, not hearted. It is hearted, kind-hearted person who always helped nahi, helped the needy. In a faraway land, deep in a desert, lived a farmer named Kishan Lal.
द फार्मर वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन हु ऑलवेज हेल्प द नीडी। अब कोई भी कहानी जब शुरू होती है तो हमेशा कैसे बोलते हैं, एक समय की बात है, एक बार एक राजा था, ऐसे शुरू करते हैं ना, बहुत पुरानी बात है, एक गांव में, इस तरह से कहानी शुरू करते हैं। तो उसी तरह से है, इन अ फार अवे लैंड, दूर कहीं जगह पर, डीप इन अ डेजर्ट, मरुस्थल में। डेजर्ट आपको बताया था मैंने पहले भी जब ईवीएस पढ़ाया था। तो डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट इज़ अ लैंड, इज़ अ टाइप ऑफ लैंड वेयर यू विल फाइंड सैंड, लार्ज स्ट्रेच ऑफ सैंड। दूर दूर तक आपको सिर्फ सैंड ही सैंड दिखेगा। एक ऐसा लैंड जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं डेजर्ट। वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है, वहाँ पर पानी बहुत कम होता है। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, डेजर्ट में पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं, और मैक्सिमम जो पेड़ पौधे होते हैं वो कांटे वाले होते हैं, थॉर्नी प्लांट्स होते हैं। और वहाँ पानी की भी बहुत कमी होती है, पानी होता है लेकिन कम होता है। और वहाँ पे ज़्यादा आपको सैंडी, जो लैंड है वो सैंडी होगा, रेत वाला ज़मीन होगा, उसको हम कहते हैं डेजर्ट। तो दूर कहीं एक डेजर्ट में एक फार्मर रहता था, एक किसान रहता था। फार्मर मतलब जो खेती करता है, जो क्रॉप्स ग्रो करता है, उसे कहते हैं फार्मर। हिंदी में हम कहते हैं किसान। तो एक किसान रहता था जिसका नाम था किशन लाल, ठीक है। एंड लिव्ड अ फार्मर नेम्ड किशन लाल। उस फार्मर का नाम था किशन लाल, किसान का नाम था किशन लाल। द फार्मर वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन। काइंड हार्टेड पर्सन मतलब ऐसा इंसान जो केयरिंग हो, जो जिसके मन में, जिसके दिल में दूसरों के लिए दया हो, जो दूसरों की हमेशा मदद करता है, जो दूसरों की हमेशा केयर करता है, ऐसे लोग को बोलते हैं काइंड हार्टेड। तो ये जो किशन लाल जो फार्मर था, ये काइंड हार्टेड पर्सन था, बहुत दयालु था, बहुत केयरिंग पर्सन था, जो हमेशा नीडी लोगों की हेल्प करता था। हु ऑलवेज हेल्प द नीडी। नीडी मतलब जिसको ज़रूरत होती थी, ज़रूरतमंद लोग जो होते हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, जिनको मदद की ज़रूरत होती है, उनकी ये हमेशा हेल्प करता था। कौन करता था हेल्प? किशन लाल। सो किशन लाल वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन, ही वॉज अ वेरी केयरिंग सॉर्ट ऑफ पर्सन। इतना समझ में आया? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वन मॉर्निंग he found a crow lying on the doormat of his house. He gently picked it up and gave it some water. चलिए पहले इतना देख लेते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, क्या पहले पढ़ना सीखते हैं। वन मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं बोलना है, मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग। वन मॉर्निंग he found a crow lying on the doormat of his house. doormat, doormat बहुत ज़्यादा आर पे स्ट्रेस नहीं देता, डोरमैट नहीं, डोरमैट, ठीक है, डोरमैट। वन मॉर्निंग ही फाउंड अ क्रो लाइंग ऑन द डोरमैट ऑफ हिज हाउस. ही जेंटली पिक्ड इट अप एंड गेव इट सम वाटर, नॉट वाटर, वाटर र नहीं दोना, वाटर, water. Okay. One morning he found a crow lying on the doormat of his house. He gently picked it up and gave it some water. फिर क्या हुआ? एक सुबह, one morning, एक सुबह क्या हुआ? He found a crow lying on the doormat of his house. एक उसे क्रो पड़ा हुआ मिला। लाइंग मतलब लेटे हुए पोजीशन को बोलते हैं लाइंग, मतलब जब पर्सन लेटा होता है उसे कहते हैं लाइंग। तो उसे पड़ा हुआ हम हिंदी में कहेंगे पड़ा हुआ मिला, या लेटे हुए पोजीशन में उसे गिरा हुआ मिला। कौन मिला? एक क्रो। कहाँ गिरा हुआ था? उसके डोरमैट पे, उसके घर के डोरमैट पे। अभी डोरमैट क्या होता है? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पायदान,
जनरली क्या होता है, हम अपने घर के एंट्रेंस पर, जहाँ से हम घर में एंटर करते हैं, वहाँ पर हम ये डोर मैट रख देते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि जब हम घर में एंटर करें तो हमारे जो फुटवेयर हैं, हमारे शूज़ या स्लीपर्स जो भी हमने पैरों में पहना है, उसको हम उसमें वाइप कर सकें, और जो भी डस्ट वस्ट है वो डोर मैट में रह जाएगा, और फिर हम घर में घुसेंगे तो हमारा घर गंदा नहीं हो। तो बाहर का डस्ट जो है वो डोरमैट पर ही रह जाए, इसके लिए हम डोरमैट को बिछाते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम घर के एंट्रेंस पर ही डोरमैट को लगाएं। हम इसे अपने किचन के एंट्रेंस पर लगा सकते हैं, अपने बेडरूम के एंट्रेंस पर लगा सकते हैं, हम अपने बाथरूम के एंट्रेंस पर लगाते हैं कि बाथरूम से जब हम निकलते हैं तो हमारे पैर गीले होते हैं, हमारे फुटवेयर गीले होते हैं, तो डोरमैट में वाइप करके हम आ सकते हैं ताकि पूरा घर गीला ना हो। किचन के सामने रख सकते हैं ताकि किचन में घुसें तो अगर हमने चप्पल पहने हैं तो किचन में डस्ट ना जाए, हमारे रूम में डस्ट ना जाए। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेन एंट्रेंस पे ही डोरमैट रखे जाए, कहीं भी इसको रखा जा सकता है ताकि हम अपने फुटवेयर को उसको वाइप करके ही घर के अंदर एंटर करें और डस्ट जो है वो डोरमैट पे रह जाए, बाहर रह जाए, घर में ना आए। तो उसने देखा कि वो जो क्रो है वो कहाँ गिरा पड़ा है, डोरमैट के ऊपर, उसके घर के डोरमैट के ऊपर पड़ा हुआ है। उसने चेक किया होगा ना कि ज़िंदा है कि मर गया है। चेक करने के बाद उसने क्या किया, ही जेंटली पिक्ड इट अप। अभी जेंटली का मतलब क्या होता है, बहुत सॉफ्टली, आराम से, मतलब ऐसे पचक्के से करके नहीं पकड़ा, बहुत प्यार से उसने क्रो को उठाया और एंड गेव इट सम वाटर, उसे थोड़ा सा पानी भी पीने के लिए दिया। उसने क्रो को बहुत जेंटली पिक किया, बहुत जेंटली उठाया और थोड़ा सा पानी पिलाया, उसको थोड़ा पानी पीने के लिए दिया। फिर क्या हुआ, द थर्स्टी, अब आगे मैं लिख देती हूँ, द थर्स्टी क्रो had been flying for miles without water and was very tired. अब ये जो क्रो था, जो प्यासा कौवा था, ये क्या था, ही हैड बीन फ्लाइंग फॉर माइल्स। अभी माइल्स क्या होता है, जैसे हम मीटर हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, ये डिस्टेंस जो होता है वो किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो माइल्स भी एक तरह का डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है। पहले ज़माने में लोग माइल्स ही यूज़ कर सकते थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, माइल्स मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस। तो ये जो क्रो था ये बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा था और बिना पानी के उड़ रहा था। बिना पानी के क्यों उड़ रहा था, पानी क्यों नहीं पिया इसने, ये बिना पानी के क्यों इतनी दूर से उड़ रहा था? मैंने यहाँ बताया था ना, डेजर्ट, वो एरिया डेजर्ट वाला एरिया था। तो हो सकता है कि रास्ते में उसे पानी ही ना मिला हो, क्योंकि एरिया तो डेजर्ट का था और डेजर्ट में पानी की कमी होती है। तो हो सकता है रास्ते में उसे कहीं पानी मिला ही नहीं, इसलिए वो बिना पानी के प्यासा ही वो उड़ता हुआ आ रहा था। और ही हैड बीन फ्लाइंग फॉर माइल्स, बहुत दूर से वो उड़ता हुआ आ रहा था, कई मीलों से वो बिना पानी पिए ही उड़ता हुआ आ रहा था। एंड वॉज वेरी टायर्ड, और वो बहुत थक गया था। तो प्यास के मारे और थकान के मारे वो गिर गया था। वो क्रो जो था थक कर डोरमैट के ऊपर गिर गया था, और प्यास के कारण भी वो, जब आदमी को प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता है तो थकान और बढ़ जाती है। वो इतनी दूर से उड़ा, बिना पानी के उड़ा, और उड़ते उड़ते थक गया था, थक के वो वहाँ पर गिर गया। तो अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि क्रो जो है वो क्यों गिरा था, और वो ज़िंदा था, उसको कुछ हुआ नहीं था, बस प्यास के कारण और थकान के कारण वो गिर गया था। आगे क्या हुआ फिर, आगे जानेंगे हम जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर को आगे कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया चैप्टर को और काफ़ी कुछ जान लिया। अब आगे उस क्रो
के साथ क्या हुआ, किशन लाल ने उसका क्या किया, ये हम जानेंगे अब आगे वीडियो में। मैं इसको फिर आगे एक्सप्लेन करूँगी, और तब तक आप रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।